सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आंसर होगा एमटी वासुदेवन नायर को। एक्चुअली में केरल सरकार ने पद्म जो पुरस्कार होते हैं उनके तर्ज पे अपने यहाँ पे पुरस्कार शुरू किए थे। जैसे कि पद्म पुरस्कारों की बात करें तो आपको पता है ना, जो सबसे पहला होता है वो पद्म विभूषण होता है, फिर दूसरे नंबर पे होता है पद्म भूषण, फिर तीसरे नंबर पे होता है पद्मश्री। उसी तरह से केरल सरकार में शुरू किए गए पद्म विभूषण की तरह तो केरल ज्योति, पद्म भूषण की तरह केरल प्रभा और पद्मश्री की तरह केरल श्री। तो अभी केरल सरकार ने पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना है एमटी वासुदेवन नायर को। और ये मलयालम साहित्यकार है, इन्हें इससे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इनका नाम आप याद रखना। बाकी आप ऑप्शन में देखोगे GS शंकर कुरूप, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला था मलयालम भाषा के लिए। बाकी बालकृष्ण दोषी की बात करोगे तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 इनको मिला है। और आपको याद दिला दूं, बालकृष्ण दोषी नाम इंपॉर्टेंट है। पहला प्रित्जकर पुरस्कार भी इनको मिला था सन 2018 में, और ये पुरस्कार पाने वाले ये एकमात्र भारतीय हैं। जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हो 2022 में ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये किसको मिला? तो आंसर होगा फ्रांसिस कैरे को मिला था। इसी तरह से बोल्ट्जमान पुरस्कार ये मिला अभी दीपक धर को। अच्छा, इसी तरह से एक मलयालम लेखक का नाम आपने अभी पढ़ा होगा, ए सेतु माधवन। अभी एजुथचंद पुरस्कार इनको मिला था। और एक मलयालम निर्माता का नाम आपको याद होगा, KP कुमारन, जिनको अभी केरल का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड JC डैनियल अवार्ड मिला था। ये मलयालम फिल्म मेकर है, तो ये नाम भी आप ध्यान रखना। ये पूरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, साथ में जो ये एक्स्ट्रा नाम मैंने आपको बताए ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 2041 तक। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। कब तक? वर्ष 2041 तक। और इस तरह से ये भारत में किसी पर्यटन स्थल के लिए निर्धारित इस तरह का पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान होगा। इसमें होगा क्या? पहली चीज तो पर्यटकों के जो वाहन हैं उन पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। मतलब आप अपने वाहन को, अपने व्हीकल को अंदर नहीं ले जा सकते हो, केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही अंदर जाएंगे। और इसमें जितने भी जलाशय हैं, जितने भी वन हैं, उनको पुनर्जीवित किया जाएगा। अच्छा, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब क्या हो गया? क्या इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना भी कार्बन उत्सर्जन होगा उतना ही अवशोषित किया जाए। ये मतलब होता है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब। और आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना है या कब का है? 2070 का। और भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य 2047 का है। और ये लक्ष्य किसने निर्धारित किए थे? प्रधानमंत्री जी ने। कहाँ पे? कोप 26 में, जो कि 2021 में हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अच्छा, अभी कोप 27 ये कहाँ पे हुआ? ये मिस्र में हुआ, इजिप्ट में। और अगर आपसे पूछे कोप 1 कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में। और एक कोप 21 भी याद रखना, जो पेरिस में हुआ था, उसे बोलते हैं कोप 21 2015 में। यहीं पे तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी, आपको याद होगा, भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। अच्छा, वैसे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? लेह हवाई अड्डा। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी ये किसे बनाया गया? वाराणसी को। और आप जानते हो देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। और कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? ये भी ध्यान रखना, आंसर होगा केरल। और अगर आपसे पूछे कि 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना? तो फिर आपका उत्तर होगा मुंबई।
तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2022 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 नवंबर को। तो सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत में हर साल ये 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को मुक्त, कुशल और कानूनी सेवाएं प्रदान करना। अभी आपको याद होगा, हमारे विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने थे ऋतुराज अवस्थी। पूछे अगर स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? SM सीतलवाड़ थे। और अगर पूछे अंग्रेजों के समय विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा मैकाले। और अंग्रेजों के समय विधि आयोग की जो स्थापना है वो किसके समय की गई थी? तो उस समय मतलब जो गवर्नर जनरल है वो कौन थे, ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा विलियम बेंटिक। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के समय तो यानी कि 1829 में सती प्रथा समाप्त हुई थी। ये फैक्ट्स भी आप याद रख सकते हैं। बाकी आप जानते हो, अभी 1 नवंबर को आपने वर्ल्ड वैगन डे मनाया, 3 नवंबर को पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर डे मनाया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस होता है, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया और अभी 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में मनाया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विनिंग द इनर बैटल नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा शेन वॉटसन ने। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर रहे शेन वॉटसन ने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है विनिंग द इनर बैटल, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। तो ये बुक बताती है कि जब भी आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की आवश्यकता हो तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे किया जाए। ये देखो शेन वॉटसन है, इनको आप कंफ्यूज मत करना शेन वॉन से। शेन वॉन आपको पता है अभी 2022 में इनका निधन हो गया। और मैं आपसे पूछूं इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या थी? तो आंसर होगा नो स्पिन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स लेते हैं और उनकी जो भी ऑटोबायोग्राफीज थी उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी अभी आई थी, बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। जैसे हम बात करते हैं सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। प्रश्न ऐसे आता है एग्जाम में कि अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये किसकी बायोग्राफी है? तो आंसर होगा सौरव गांगुली। शाहिद अफरीदी का बायोग्राफी है गेम चेंजर। VVS लक्ष्मण की है 281 एंड बियॉन्ड। संजय मांजरेकर की है इम्परफेक्ट। क्रिस गेल की है 6 मशीन। सचिन तेंदुलकर की आप जानते ही होंगे प्लेइंग इट माई वे। युवी की है युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और देखिए, अगर इस वीडियो को आप वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, अगर आप इसी तरह से स्टैटिक प्रश्नों को या पुराने दिनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक स्पेशल वीडियो आता है करंट अफेयर्स रिवीजन नाम से। तो आप उसको देख सकते हैं। 10-1 मिनट का वो वीडियो होता है और काफी कुछ आप 10 मिनट में गेन कर लोगे। आपको अच्छा भी लगेगा, ये मेरी गारंटी है। और इतना ही नहीं, आपकी जो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन है जहाँ पे आप डेली, मंथली और वीकली के क्विजेज लगाते हो, PDF आपको वहां पे मिल जाती है। वहां पे हमने 2 तरह की क्विज स्टार्ट की है जिसमें आपको मॉर्निंग में टॉप 10 स्टैटिक क्वेश्चंस का क्विज मिलेगा। और वो स्टैटिक क्वेश्चन कहाँ से लिए जाएंगे? जो भी आपके करंट अफेयर्स में न्यूज चल रही है वहीं से स्टैटिक निकाल करके वो वहां पे पूछे जाते हैं। और शाम के वक्त अगर आपके एग्जाम में साइंस आती है, जनरल साइंस, तो टॉप 10 उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन कहाँ से लिए जाते हैं? जो आपके प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं वो प्रश्न होते हैं। अगर अभी तक वो क्विज किसी ने नहीं लगाई तो उसके उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक आध प्रश्न डाले हैं ताकि आप देख करके अंदाजा लगा सको कि किस तरह के प्रश्न उस क्विज में आपसे पूछे जाते हैं। तो उसे लगाना चालू करो। अगर आप वाकई मेहनत कर रहे हो तो इसका फायदा उठाओ, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कई बार रिपीट हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो बाद में अफसोस करना पड़े। इससे तो बाद में आपको लगे कि यार इससे तो अच्छा है पहले मैं क्विज लगा लेता। 2 मिनट ही तो लगते हैं। डेली के 2 मिनट निकालो और बीच बीच में जो पुरानी क्विज हो जाए उसको भी रिवाइज करो। रिवीजन बहुत जरूरी है। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे, कंटेंट, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर करें। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी पॉजिटिव फील करूंगा। और पॉजिटिव जब मैं फील करूंगा तो और मेहनत करने की इच्छा होगी। और ये मेहनत किसके लिए? आप ही के लिए तो हो रही है। तो प्लीज शेयर जरूर करना। अभी हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी नवंबर 2022 में किसे ICC हॉल ऑफ फेम में
शामिल नहीं किया गया? प्रश्न को ध्यान से सुनना, नहीं किया गया पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा विराट कोहली को। तो अभी आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया है। उन 3 खिलाड़ियों में से एक है वेस्ट इंडीज के शिव नारायण चंद्रपाल, और ये सम्मान पाने वाले ये 107वें खिलाड़ी बने हैं। एक है इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स, जो ये सम्मान पाने वाली 108वीं खिलाड़ी बनी है, इंग्लैंड की है, ध्यान रखना। और एक है पाकिस्तान के अब्दुल कादिर, और ये सम्मान पाने वाले ये 109वें खिलाड़ी बने हैं। वैसे आपको बता दूं, अब्दुल कादिर 2019 में इनका निधन हो चुका है। आईसीसी की बात करेंगे, स्थापना होती है 1909 में, दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं, न्यूजीलैंड से हैं ये, और सीईओ हैं जॉफ एलार्डिस। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी हाल ही में राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है देश का? तो आंसर होगा केरल। तो बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। अच्छा, सोने यानी कि गोल्ड से आपको याद आएगा, इसी साल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी, उसमें गोल्ड रिसाइकलिंग के मामले में भारत चौथे स्थान पे था, टॉप पे चाइना था। अभी आपने एक अवार्ड के बारे में पढ़ा था, रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड, ये किसको मिला? बीवी दोषी को मिला, भारतीय वास्तुकार, इंडियन आर्किटेक्ट हैं ये। और व्हीटली गोल्ड अवार्ड ये किसको मिला? चारुदत्त मिश्रा को, हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। आपसे अगर मैं पूछूं अभी किस देश ने खराब मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को लॉन्च किया था, जो आंसर होगा जिम्बाब्वे। वैसे बात यहाँ पे केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। देखो, आपको पता है केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों को बाग कहा जाता है। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अभी आपको याद होगा केरल सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और आप जानते हो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? आईएनएस विक्रांत है, उसको बनाया है कोचीन शिपयार्ड ने। और वैसे भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत भी बनाएगा कोचीन शिपयार्ड। और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे तो दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित ये एयरपोर्ट है। और अगर आपसे प्रश्न पूछे ना कि अभी किस हवाई अड्डे को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो भी आंसर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आपको याद है जो केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है जिसे कहते हैं जैसी डेनियल, अभी ये किसे मिला था? मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन को। और किस राज्य ने देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? केरल ने, कैंसर निदान सेवाओं के लिए। और आप जानते हो स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी को। अभी इसी साल 75वीं संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। इसको केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क आपको केरल में मिलेगा। और कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल ही है। और एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ये सबसे कम है केरल का। अच्छा, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पे खोला गया? तो भी आंसर होगा केरल। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी नवंबर 2022 में मालाबार अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जापान में। तो ये है मालाबार एक्सरसाइज। ये इसका 26वां संस्करण है 2022 में, ध्यान रखना। ये क्वाड देशों की नौसेनाओं के बीच होता है। और क्वाड देश में अभी कौन कौन से देश आते हैं? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इस बार जापान ने इसको होस्ट किया है। और याद रखना, भारत के नौसैनिक जहाज हैं शिवालिक और कमोरता, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैंने आपसे क्या कहा, इस बार ये इसका 26वां संस्करण है। एक्चुअली में मालाबार एक्सरसाइज 1992 में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में शुरू हुआ था। अच्छा, पहले तो आप ये जान लो कि जापान के साथ हम और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। भाई मालाबार एक्सरसाइज तो हो ही गई, इसमें जापान भी है ना। वैसे धर्मागार्जियन, जिमैक्स, शिनयू मैत्री, सहयोग काजेन, ये सारी एक्सरसाइज हम जापान के साथ करते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस साल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हुई हैं। एक आपको याद होगा, हमने ओमान के साथ ईस्टर्न ब्रिज नाम की एक्सरसाइज की थी राजस्थान में। ओमान के साथ अल नजाह नाम की एक्सरसाइज भी हमने की है। एक अल नगाह नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं और नशीम अल बहर नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। हमने उज्बेकिस्तान के साथ अभी डस्ट लेक नाम की एक्सरसाइज भी की थी, उज्बेकिस्तान में ही।
एक लिमतिये नाम की एक्सरसाइज हमने की थी। किसके साथ? सेशेल्स के साथ। कहाँ पे? सेशेल्स में ही। फ्रांस के साथ हमने वरुण नाम की एक्सरसाइज भी की है। फ्रांस के साथ भी हम 2-3 तरह की एक्सरसाइज करते हैं। वरुण हो गया, गरुड़ हो गया, शक्ति हो गया, एक डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी करते हैं। अच्छा, अगर मैं गरुड़ और शक्ति को साथ साथ बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? गरुड़ शक्ति। ये एक्सरसाइज भी हम करते हैं। किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। अभी आपको याद होगा उदार शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी की थी हमने मलेशिया के साथ में। और एक मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी हम करते हैं श्रीलंका के साथ। और एक कोंकण शक्ति एक्सरसाइज भी याद रखना ब्रिटेन के साथ करते हैं। अच्छा, मैंने अभी कहा था मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति से आप देखोगे एक मैत्री एक्सरसाइज भी होती है, वो हम थाईलैंड के साथ करते हैं। वैसे अभी हमने अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज किया उत्तराखंड के औली में। अमेरिका के साथ वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी किया हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ही खंजर नाम का एक्सरसाइज भी किया था किर्गिस्तान के साथ में। अभी हमने वियतनाम के साथ विनबैक्स नाम का एक्सरसाइज किया हरियाणा में। और सिम्बैक्स नाम का एक्सरसाइज किया है सिंगापुर के साथ में विशाखापत्तनम में। और अभी भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक, इन तीनों ने पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास IMT ट्राइलेट नाम का एक्सरसाइज किया था। कहाँ पे? तंजानिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी 2022 में हमने की है, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी DRDO ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा स्पेस। अच्छा, पहले तो आप ये बताओ सोनार सिस्टम क्या होता है? आपने सुना होगा 10वीं 11वीं में से। पहले तो सोनार की फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसकी मदद से समुद्र की गहराई, या जहाज आपका चल रहा है समुद्र में, उसके नीचे अगर कोई वस्तु है, आप जानना चाहते हो वो वस्तु कितना नीचे है, तो उसकी गहराई पता लगाने के लिए हम सोनार सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार साइंस में आता है ये प्रश्न, फिजिक्स में, कि सोनार सिस्टम किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो आंसर होगा प्रतिध्वनि, एको के सिद्धांत पे काम करता है। तो अभी सोनार सिस्टम के परीक्षण और उसके मूल्यांकन के लिए कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके लिए DRDO ने स्पेस नाम से एक सुविधा शुरू की है। अच्छा, वैसे इसका निर्माण कहाँ पे हुआ इस सुविधा का? स्पेस नाम की ये जो सर्विस है इसका L&T शिप बिल्डर्स चेन्नई में। यहाँ पे स्पेस की भी फुल फॉर्म है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन फैसिलिटी। देखो, DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में। नासा की स्थापना भी याद रखना 1958 को ही होती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए? समीर V कामत। इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। वैसे इसरो के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? S सोमनाथ है। उनका नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी नवंबर 2022 में किसने बैट्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा प्रसार भारती ने। बैट्स का मतलब हो गया ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर। तो ये एप्लीकेशन काम क्या करेगा? तो प्रसार भारती की जितने भी कमर्शियल ऑपरेशंस हैं, ये उनको शेड्यूल करने का काम करेगा। प्रसार भारती 1997 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। इसके वर्तमान में हेड हैं मयंक अग्रवाल। कि सारथी मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गुजरात। अभी भूकंप से पहले लोगों को चेतावनी संदेश देने के लिए भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? उत्तराखंड। अभी डिजिनेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? पंजाब ने। भूगर्भ जल पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश ने। और भारत का पहला मछली बाजार एप्लीकेशन है फिश वाले, इसको किसने लॉन्च किया था? असम ने। अभी कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया था हरियाणा ने। अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश ने। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? जम्मू कश्मीर ने। और दिशांक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था कर्नाटक ने। अभी भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था असम सरकार ने। तो ये भी कुछ एप्लीकेशंस और पोर्टल्स थे न्यूज़ में, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी नवंबर 2022 में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई?
तो आंसर होगा साउथ कोरिया। तो 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 जो कि 9 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी, कहाँ पे? साउथ कोरिया के डेगू में। और ये पहली राइफल पिस्टल एशियाई निशानेबाजी परिसंघ चैंपियनशिप होगी जिसे नई एशियाई रैंकिंग सिस्टम में गिना जाएगा। अच्छा, साउथ कोरिया से आपको याद आएगा, अभी बैडमिंटन जो कप होता है, जैसे कि थॉमस कप हो गया, जैसे कि उबेर कप हो गया। जो थॉमस कप है उसका संबंध तो पुरुषों के बैडमिंटन टूर्नामेंट से है और उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट। थॉमस कप तो आप जानते हो भारत ने इसको पहली बार जीता है इंडोनेशिया को हरा करके, लेकिन उबेर कप को किसने जीता है ये आप बताएंगे, किसको हरा के जीता ये भी बताना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे क्या पूछा था कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा किशोर कुमार बसा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और जो मैंने आपको क्विज लगाने के लिए बोला है उसको मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ, उसको आप जरूर लगाएं, आपको उसे डेफिनेटली बेनिफिट होगा। एक तो वो स्टैटिक प्रश्नों वाली क्विज और जनरल साइंस वाली क्विज। अगर एक बार भी नहीं लगाया तो मेरे कहने पे एक बार जाकर के उसको लगाएं, फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे कंटिन्यू करें, क्योंकि जो अच्छी होगी, जो आपके लिए फायदेमंद होगी, उसी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। क्योंकि वहां पे एक एक प्रश्न छांट करके अलग से समय दे करके मैं उसे टाइप करता हूँ। तो अच्छे प्रश्न होंगे तब भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप उसका बेनिफिट जरूर उठाएं। और प्लीज इसे अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो। नीचे देखो लाइक किया नहीं किया, थम्स अप का बटन नीला हो रहा है नहीं हो रहा, नीला करो उसे फटाफट और शेयर करो। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।